टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है और दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। उनका ज़रिया माश जो है एग्रीकल्चर है, लेकिन गुज़श्ता कई दिहाइयों से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बहुत कम होती जा रही हैं और इसी वजह इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसीलिए आज हमारे साथ एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि एग्रीबाइट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे मिलेंगे, उनसे बहुत सी बातें करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती जाऊं कि एग्रीबाइट जो है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही है फूड सिक्योरिटी पर और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर। And the most important thing about Agribite is that they're actually trying to restore the economic values of Pakistan through agriculture. बहुत सी बातें करेंगे, तो मैं आपको पहले मिलवाती जाऊं कि हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं एग्रीबाइट के, डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन। सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया कि हम आपके पास आएँ और आपका इंटरव्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस अपनी पाकिस्तान के लोगों का और ऑल ओवर द ग्लोब जो नीडी पीपल हैं उनके लिए कोई कैंपेन कर सकें। दूसरा मैं शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों का, आपके टीवी चैनल का, और सलाम पेश करता हूँ आपकी आपने इस चीज़ का उठाया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो कि मुल्क की अहम ज़रूरत है इस पे ऊपर फोकस किया। और मैं एग्रीबाइट की एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी टीम, आपके जो मीडिया ग्रुप है, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि बाय डिग्री यूर अ फार्मासिस्ट, तो फिर फार्मासिस्ट से इस तरफ टुवर्ड फूड सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी चैलेंज, ये क्या बीच में आया कि आप इस तरफ इस काम की तरफ डाइवर्ट हो गए? बड़ा अच्छा, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बेसिकली जब मैंने एज ए फार्मासिस्ट जो है 26 साल जो है वो सर्विसेज दी हैं नेशनली इंटरनेशनली। लेकिन इसमें ये हुआ था कि फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज इन चाइना, तो वहाँ पे हम एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, तो उसमें एक फार्मासिस्ट थे, वो बता रहे थे रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट इन द फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी। और हम अपने जो फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है, इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं फार्माकोग्नोजी, और उस फार्माकोग्नोजी में जो होता है वो ये होता है कि हमने ज़मीन से हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे उगाना है और उनको कैसे प्रोसेस करना है और कैसे वायबल बनाना है डोजेज फार्म में, ताकि वो मरीज़ के लिए काम कर सकें। अब ये जो इतना से एग्रीकल्चर था वो तो हमें आता था, वो हमने 2 साल पढ़ा हुआ था अपनी फार्मेसी में, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो अदर कंट्रीज़ में होती भी है। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं बेसिकली खुद एक किसान का बेटा हूँ। ज़िम्मेदारी हमारा प्रोफेशन था। वालिद साहब जो थे, दादा जाबू थे, वो हिंदुस्तान में भी हमारी ज़मीनें थी, हम मुहाजिर होकर इधर से आए, पाकिस्तान में फिर ज़मीन है, अभी भी है। और मतलब मेरे वालिद साहब ने टीचिंग भी की, दादाबू ने भी की, और साथ हमारा ये जो बेसिक प्रोफेशन जो था वो मजदूरी था। लिहाजा वो चीज़ मेरे ख़मीर में कहीं शामिल थी। अब जो चीज़ जब ये मैंने देखा कि दुनिया का ट्रेंड जो है और इसका जो पोटेंशियल है वो इस तरफ को जा रहा है, तो हमेशा हमारा एक फ़र्ज़ होता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कैपेसिटी बिल्डिंग पे या चांस देते हैं अल्लाह पाक, तो हम अपनी नेशन के लिए पहले सोचें, अपने लोगों के लिए पहले सोचें कि क्या हम इसमें असर्ट कर सकते हैं। लिहाजा वो चीज़ जो थी ना, वो मेरे लिए एक इस तरह करें कि ट्रांसफार्म इधर होने में मेरे साथ जो है ना वो बायस बनी, और मैंने फिर इस पे वर्किंग शुरू की। और मैं आज नाम लूँगा, सबसे पहले मैं सईद मुग़ल साहब से मिला। वो भी लेजेंड आदमी हैं, उन्होंने मुझे बहुत से अच्छे लेजेंड्स लोगों से मिलाया इस सिलसिले में। फिर हमारे माशाल्लाह इसमें आ जाते हैं डॉक्टर ताहिर जो कनाडा में हैं, ताहिर रशीद साहब, उन्होंने मेरी बड़ी ज़बरदस्त कोचिंग की। वो पिछले साल पूरा इधर रहे और फिर हमने काफ़ी चीज़ें डेवलप की। और स्पेशली जो तारिक तनवीर साहब हैं, एग्री टूरिज़म कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें फिर फेस्टिवल्स में जो है वो किया। और जब हमने इस चीज़ को मैंने एक दफ़ा जो है सारे को एक्सप्लोर किया, अपने आप को देखा, कैपेसिटी बिल्डिंग की देखा, सुना और इसको लर्न किया, फिर अपने आप को देखा कि क्या मैं वैसे कर सकता हूँ, तो अंदर से जवाब आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और मैं पिछले 1.5 साल में कोविड के बावजूद हमने तकरीबन कोई 36,000 किलोमीटर का सफ़र किया है नेशनली इंटरनेशनली, अपने मतलब कि हम इसको कैसे अपने लिए वायबल कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
मुरीद अब्बास बुखारी साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और वकार भाई जो हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं, हमने फिर मिल के एक इसका एक्चुअली हमने जंप स्टार्ट से ही जंप लिया था और फिर हमने इसको एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो बनाया और इस प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हमने फिर अपने एग्रो पोटेंशियल जोन्स आइडेंटिफाई किए। एग्रो पोटेंशियल जोन का मतलब होता है कि वो ऐसे पोटेंशियल जोन्स जो क्रॉप पैदा कर रहे हैं और वो कौन कौन सी जगह पे हैं और कैसे क्रॉप पैदा कर रहे हैं, और उन पोटेंशियल जोन्स में जो फार्मर है क्या वो विलिंग है कि वो उसको हम ट्रेन कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें, मैकेनाइज कर सकें और इस पे अपने विजन के साथ उसको अटैच कर सकें कि वो खुद भी जब तक फार्मर जो है जो मालिक है या जो लीज पे है, जब तक उसका दिल नहीं करेगा ना तो ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा हमने पहले वो चीज़ें आइडेंटिफाई की, उनको एवेल्यूएट किया, फिर जब हमारे पास हमारी काबिलियत के मुताबिक, एक्टिविटी प्लान के मुताबिक जितनी हमारी कैपेसिटी थी उतने लोग हो गए, तो फिर हमने इसको एक्शन प्लान बनाया। एक्शन प्लान बना के फिर हमने उसको एग्जीक्यूशन आजकल तो चल रही है माशाल्लाह कि हमारे जितने सिलेक्टेड थे उसमें फिर हमने वो क्रॉप्स जो हैं उनको प्रोग्राम किया और वो मैं आगे जाकर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शुरू की हैं। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये था कि जब हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल पाकिस्तान जो है ये एक सोने की चिड़िया कहते थे इसको और ये आज भी कहते हैं। वो क्यों कहते थे कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक फूड का जो ग्रो करना है वो हम उसमें बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक फूड जो है पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और इसका एरोमा, इसकी खुशबू, इसकी न्यूट्रिशन किसी तरह भी दुनिया की किसी म्यार से कम नहीं है, नेचुरल। और इसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो बेचारे आपने क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के ताबे थे और ताबे हैं भी बहुत ज़्यादा कि वो कन्वेंशनल क्रॉप्स पे ही हैं। हालांकि वो कन्वेंशनल क्रॉप्स जो हैं हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका रोल आता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कुछ हमारी ज़मीन फार्ग पड़ी है और जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं वो आमदनी के हिसाब से 10 एकड़ में उतनी फसल देती हैं जितनी एक ऑर्गेनिक कैश क्रॉप जो है वो आपको 10 कनाल में दे देगी। तो लिहाजा हमें कुछ इस तरह का प्रोग्राम टाइम फ्रेम आउट करना था कि हम कन्वेंशनल क्रॉप्स भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी कंट्री की ज़रूरत के मुताबिक, अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल के मुताबिक उतनी ग्रो करें और जितनी दूसरी कैश क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एरोमाज हैं, स्पाइसेस हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी हम प्लान करें और उनके जो पोटेंशियल जोन्स हैं वहाँ पे उनके मरकज़ बनाएं। और जैसे हमने पिछले 2 साल 4 साल पहले गिलगित बिल्तिस्तान का दौरा किया तो हमने खुबानी प्रोड्यूसिंग एरिया का नाम खुबानिस्तान रख दिया। तो उसमें आजकल आप अगर विज़िट करें तो इस कदर टेस्टी खुबानी है और इतनी इकसाम हैं कि अगर आप 2-2 दाने भी खाएं तो आप जनाब कहेंगे कि इतनी इकसाम हैं कैसे यहाँ पे। तो इसलिए जो ये पोटेंशियल हमने उठाना है और इसके लिए ही एग्रीबाइट जो है काम कर रही है। जैसे आपने बात की कि आप मैकेनिज़्म सिखा रहे हैं फार्मर्स को, और अगर हम आज की बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन अगर हम आजकल देखें तो हम दाल से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में आर फार्मर्स लैकिंग समवेयर और इट्स ऑन द गवर्नमेंट एंड? दोनों एंड्स पे इसमें फार्मर्स का कसूर कम है। इसमें गवर्नमेंट के जो अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए हैं, अब तो बाकायदा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की एक मिनिस्ट्री भी बन गई है और सैयद फ़ख्र इमाम मेरा ख्याल उसके मिनिस्टर हैं। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक स्पेशल एडवाइज़र अपने लिए रखा है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे, जमशेद चीमा साहब को, वो ओरिका के चेयरमैन हैं। और इसमें जो इस वक्त असर्ट कर रही है कंपनी वो सेबान इंटरनेशनल, सॉरी मैं इस तरह नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के वो फ़ख्र हैं। और उसमें जो है वो आज़म चीमा साहब हैं और साथ वो हमारे शमशेर साहब हैं, शमशेर खान साहब, उन्होंने मतलब चावल की क्रॉप का एक बड़ा ही ज़बरदस्त वेरिएंट जेनोम्स में डेवलप किया है जो पूरी दुनिया में जो है उसका जवाब आसानी नहीं है। चलिए हम बात करना चाहेंगे कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जी, इसमें सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग से स्टार्ट किया था। उसकी वजह एक ये थी कि पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक तो इसके बड़े बड़े वसी लैंड्स हैं शहर से दूर, लेकिन अब सिविक आबादी जो है ना वो एक्सपैंड कर रही है, शहर बड़े हो रहे हैं और ये जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो सुकड़ रही हैं। और कई आपने रियल स्टेट्स देखी होंगी जो नए बने हैं, बैरिया टाउन है या जिस तरह पाकिस्तान में DHA एक्सपैंड कर रहा है,
तो ये इन्हीं ज़रई ज़मीनों के पास पास अब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या कई कुछ ऐसे रकबे भी हैं जो इनकी मतलब डायमेंशन के अंदर हैं, जो इनकी सोसाइटीज़ में हैं। तो अब ये पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि किसान जो अब बिल्कुल शहरों के नज़दीक आ गया है, और शहर में वो लोग जो कि एग्रीकल्चर को जानते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, हम उनके वहाँ पे छोटे छोटे SMEs बना दें, स्टार्टअप्स बना दें। और वो जो छोटे प्लाट पड़े हुए हैं 1 कनाल के 2 कनाल के, जिन पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, या बिल्कुल वो ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जो कि 1 घंटे की मुसाफत पे है या आधे घंटे की मुसाफत पे है, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ के करीब भी ऐसी ज़मीनें हैं जो बिल्कुल शहरों के पास पास हैं। तो वहाँ पे फिर हमने ये किया कि बजाय इसके एक बड़ी मंडी में या बड़े दूर जाने के लिए खेतों के लिए, हमने वहाँ पे कन्वेंशनल क्रॉप्स भी और जो डेली सब्जियाँ और फ्रूट्स हैं जो डेली यूज़ के हैं, वहाँ पे लोगों ने पूरे वर्ल्ड में ये किया कि उसको हमने प्रमोट किया, वहाँ एग्रीकल्चर शुरू कर ली, ताकि बिल्कुल टाउन्स और सिटीज़ के पास जो है ना ये फैसिलिटी फार्म फ्रेश सप्लाई के तौर पे बन जाए। अब उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपने पीछे उनके इस तरह एक फैसिलिटी है, मतलब ज़मीन है, लैंड है जिसमें उन्होंने उगाई हुई है, और आगे उसने फार्म फ्रेश सप्लाई का फेयर प्राइस शॉप बनाया हुआ है, और वो डेली सब्ज़ी जो है वहाँ से उतारती है और वो ऑनलाइन भी उसको सेल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। अब उसके लिए होम गार्डनिंग जो है ना वो पहला स्टेप है कि आपके घरों में, आपके घरों की छतों पे आप गमले रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर, अगर आप उसको तस्वीरें लेना चाहें तो हमने अपने घर में एक मॉडल बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे फ्रूट्स को भी ग्रो किया है, हमने मौसमी सब्जियों को भी ग्रो किया है। ये एक गमले से स्टार्ट हो सकती है और फ्रूट की बास्केट्स में स्टार्ट हो सकती है, और छोटा सा आप अपने घर में एक बना सकते हैं, और बिलीव मी कि उसमें आपको इनिशिएटिव मिलता है। फिर आप जब बढ़ते जाते हैं ना, एक वक्त ऐसा आता है आपको डेली सब्जी लेने के जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें ये होता है कि किसी वक्त इतनी आ जाती है कि आप साथ वाले घरों को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे एक इनिशिएटिव मिलता है, आपको इसकी अहमियत का पता चलता है। दूसरा ये होता है कि उसमें ना तो कोई पेस्टिसाइड होता है, ना ही उसमें आपने कोई गलत चीज़ डाली होती है। तो वो एक ऑर्गेनिक नेचर की चीज़ आपके फ्रेश और अच्छी सब्ज़ी जो है आपको घर में अवेलेबल हो जाती है। और ये हम चाह रहे थे कि हम इसको ग्रो करें, और इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना अरूज पकड़ रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा फिर हम छोटे फार्मर्स को उठाया। छोटे फार्मर में मसलन जिनके पास 1 एकड़ है, 1 एकड़ से भी कम है, और फिर 2 एकड़, हमने 10 एकड़ तक इसको पहले जो था ना वो किया। इस 10 एकड़ में हमने तकरीबन कोई 12-13 पोटेंशियल जोन्स पे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने जो है ना मॉडल फार्म बनाए हैं। एक हमारा शेखुपुरा में है, चकवाल में है, बौन में है, कलर कहार में है, फैसलाबाद में है, साहिवाल में है। इस तरह हमने इनको डिफरेंट लोकेलिटीज़ में ये बनाए हैं, और वहाँ पे ये किया है कि जो उस ज़मीन की पोटेंशियल क्रॉप है उसी को जो है ना ग्रो किया है, ताकि वो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम अरोमा, मैक्सिमम टेस्ट के साथ प्रोड्यूस हो। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फसल जो है ना जिस ज़मीन पे कन्वेंशनल और दूसरी खादों से चीज़ें बनती हैं ना, वो एक टाइम लेती हैं। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हम उसको शिफ्ट करते हैं ऑर्गेनिक पे। इसमें हम फिर अपने सेकंड जनरेशन फर्टिलाइजर्स भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, उसको खाद बोलते हैं। ये पत्तों की भी होती है और आपका जो किचन वेस्ट होता है उससे भी बनती है। फिर हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो वर्म्स खाद बनाते हैं। तो वो इसके जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही एस्टोनिशिंग हैं, और माशाल्लाह उसमें 1.5 साल 2 साल हमें हो गए हैं इसमें। और इस चीज़ में हमने 2 चीज़ें और ऐड की हैं कि हमने अपनी यंग जनरेशन को इसमें टाई अप किया है कारपोरेट सेक्टर के साथ, ताकि ये जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी के हैं या मतलब जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, वो जो बच्चे हैं वो इस तरफ आएँ। जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा नर्सरीज़ हैं पाकिस्तान में, या आप नहर के किनारे इधर पत्तों की तरफ चले जाएं, नर्सरी ही नर्सरीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे कोई हार्टिकल्चर का स्टूडेंट नहीं है। जैसे हमने अपने फार्मेसी शॉप्स पे फार्मासिस्ट को परमानेंट किया है, ज़रूरी कर दिया है, इसी तरह गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन नर्सरीज़ पे एक हार्टिकल्चर का बच्चा जो है ना उसको फिक्स कर दें। एक तो उसको जॉब मिल जाएगी, दूसरा ये सारे के सारे जो है ना वो एक SOP में आ जाएंगे, लेजिस्लेशंस में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे, और एक इनके पास एक ऑथेंटिक जो पढ़ लिखा बच्चा है वो टेक्निकल लिखा, उसका MPhil या PhD हो जाएगी। और ये जो बंदा जो कर रहा है काम
उसको वो उठा लेंगे एक दूसरे को। देखें, एक नेचर होती है, अगर हम किसी फार्मर के पास जाते हैं और अपने एक यंगस्टर बच्चे को ले जाते हैं, स्टूडेंट को, आपको ले जाऊं, तो मैं कहूँगा जी हम आपको सिखाने आए हैं, तो वो नहीं कहेगा, ये हमें वेलकम नहीं करेगा। हम उससे कहेंगे ये बच्चे हम लेके आए हैं, ये पढ़ रहे हैं कि अपनी एग्रीकल्चर, ये पढ़ रहे हैं कि कैसे ग्रो होती है, तो आप बाबा जी इन बच्चों को पढ़ाएं, तो वो खुश हो जाएगा, उसको इज़्ज़त मिलेगी। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो वो बुज़ुर्ग आदमी है या जो वो पिछले 30-40 साल से जो उस लैंड पे काम कर रहा है, वो एक खुद बज़ाते खुद एक इंसाइक्लोपीडिया है। जितना नॉलेज उसके पास है वो किताबों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब वो उन बच्चों को बताएगा, पढ़ाएगा, तो ये फिर किताबी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, वो आपका एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाएगा। तो वो आपका एक बेहतरीन स्टैटिस्टिक्स होगा जो कि ऑन स्पॉट डॉक्यूमेंटेड चीज़ होगी, जो कि एक डोजियर की शक्ल में अवेलेबल होगा, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी बेसिस पे हम फिर एक्रीडिएशन करते हैं अपनी लैब्स में, और जो मेरिट्स मुकर्रर किए हुए हैं एक्सपोर्ट्स के पूरी दुनिया ने, यूरोप ने, यूके ने, अमेरिका ने, कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जी, फिर आप हमारे एरिया में चीज़ बेच सकते हैं। हम उनको कंप्लाई करने के लिए ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा, आपके ख्याल में अगर एग्रीबाइट को किसी को ज्वाइन करना हो, जैसे बहुत से फार्मर्स या कोई हमें देख रहा होगा, वो चाहे कि हम एग्रीबाइट को ज्वाइन करें, तो किस तरह से वो आपको कांटेक्ट जी, एग्रीबाइट का हमारा पोर्टल भी है, फेसबुक पे भी है, वेबसाइट भी है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम मशवरे भी दे देते हैं, और अगर वो विज़िट करवाना चाहते हैं तो हम विज़िट भी करते हैं। तो उसके बाद उनके जो ज़मीन है, जो कुछ है सारा, उसका हम एक फॉर्म है ऑनलाइन अवेलेबल, वो फिल करके हमें भेज दें। हम उस फॉर्म के ऊपर फिर सारी अपनी एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने हर महीने में एक 6 दिन का टूर रखा होता है आउटसाइड, फिर हम एक प्रोग्राम के तहत वहाँ पे चले जाते हैं। हमें पता होता है कि इस एरिया में ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, तो हम उसी को फोकस करते हुए फिर उनके साथ प्लान कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। तो जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, स्पेशली जिनके पेरेंट्स या उनके फोर फादर्स फार्मर्स रह चुके हैं, लेकिन अब दे फील शाय टू जॉइन दिस फील्ड, तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे, बल्कि पूरी कौम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैं आपको अपने घर की पहले मिसाल देता हूँ कि मेरी बेटी अभी MBBS करके डॉक्टर इजरास बुखारी जो घर आई, तो उसको रात को जब मिडनाइट क्रेविंग होती है तो वो बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे। तो वो मैदा जो है वो ज़ाहिर तंग करता है, हम ज़्यादा नहीं खा सकते थे, हम बूढ़े लोग हैं। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा बेटा ये जो हमने आटा बनाया है, क्या तुम इसकी डो नहीं बना सकती, ये ऑर्गेनिक आटा है, तो करके ट्राई करके देख लो। तो शी मेड इट, और बिलीव करेंगे आप, शॉर्ट स्टोरी में दे देता हूँ कि मतलब जो वो पिज़्ज़ा बना घर में हमने बनाया, उसमें सारी चीज़ें वही डाली जो कि हम वो जो डो बनाते हैं, जो मैदे की जो अवेलेबल है, तो इतना टेस्टी बना। और मैंने बहुत ज़्यादा खाया और फिर मुझे ये हो गया कि हो सकता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाए, ये हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने उसे कहा कि चलें अब नेक्स्ट ट्राई जो है ना आप इसका जो है ना शवारमे पे करना, क्योंकि देखिए नौजवान नस्ल का अगर टेस्ट इस पर आ गया है, अगर ये मतलब गैर मुल्की जो जितने फूड चेन्स हैं पाकिस्तान में आके फ्लोरिश कर गए हैं, तो वाई नॉट हम पाकिस्तान पाक ऑर्गेनिको नाम से अपना एक चेन शुरू कर लें, जिसमें हम ये मिसी रोटियाँ, लस्सी और ये खाबे जो अपने हैं, और ये मैं कहता हूँ ये जो चने हैं ना उबले हुए जो सुबह नाश्ते में मिलते हैं, और पूड़ियाँ ही, अगर आप ये बेहतरीन तरीके से इनको इनका स्टैंडर्ड मेंटेन करके फूड वैल्यू के साथ अगर आप आपके जो समुद्र पर पाकिस्तानी है वहाँ पे छोटे छोटे चेन्स खोल लें, तो ये सारे फारग हो जाएंगे और ये सारी दुनिया इस पे आ जाएगी। ये जो बेसन की रोटी, मिस्सी रोटी है, या जो भी बरसात में बरसात के झूले पड़े जगह जगह पे आप इसका करवा दें, आप इसके फंक्शन छोटे छोटे के झूले भी झूल रहे हैं, वहाँ पूड़े भी निकल रहे हैं, गुड़ के मेले भी लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि जो इंसान है उसको ये किसी किस्म का इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो मेरी नौजवान नस्ल के लिए ही ये सारी मतलब काविशें हैं। हम उनको उनके टेस्ट के मुताबिक जस्ट यूज़ द पाकिस्तानी रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल टू emerge in the global society with your recipes, organic recipes, पाकिस्तानी रेसिपीज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारी दुआ यही है कि एग्रीबाइट जिस मिशन पर काम कर रही है, दे आर ट्राइंग टू रिस्टोर द इकोनॉमी थ्रू एग्रीकल्चर, हमारी दुआ है कि ये अपने इस मिशन में कामयाब हो।